मार्च 2020 जब पहली बार हम सभी ने कोरोना का नाम सुना था, तो ऐसे में जब कोरोना आया था तो उसके वजह से एक भी सेक्टर, एक भी कंट्री, एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो जिसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं डीएलएफ और उसके बाद लोधा और गोदरेज। ये ऐसी कंपनी है, ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जिसके ऊपर कोरोना का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन एक चीज़ और भी है, जहाँ हर एक चीज़ नेगेटिव हो रहा था, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा था। यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर की प्राइस या फिर रियल एस्टेट की बात करें, उस प्राइस के आसपास पहुंच गई थी, अपने लाइफ टाइम लोज के आसपास। वैसे ही जैसे आज के दिन क्रूड ऑयल अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, यानी कि 2014 के प्राइस के आसपास। तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ से पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला क्योंकि इतनी सस्ती हो गई थी, इतने प्राइस गिर गए थे। वैसे ही बात करें शेयर की प्राइस करें, शेयर मार्केट में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत नीचे हो गए थे। तो समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में, इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि एज ऑफ नाउ तीनों में क्या डेवलपमेंट चल रहा है और आगे क्या यहाँ से इनके फंडामेंटल बता रहे हैं एज ऑफ नाउ। शुरू करते हैं सबसे पहले डीएलएफ से। डीएलएफ का नाम हम सभी ने सुना है, और अगर हम ये बात करें इन तीनों कंपनीज को जो हमने पिक किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे किया है, लेट्स सी कि किसका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ है। लेकिन डीएलएफ की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1946 में, यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए बड़ी ही पुरानी कंपनी है। और किसके द्वारा हुई थी, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे चौधरी राघवेंद्र जी, ये इनके थ्रू 1946 में डीएलएफ की हुई थी शुरुआत। उसके बाद अगर हम बात करें, इंगेज हम जानते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में है, और अगर हम बात करें 1985 यानी बनने के कुछ समय बाद, 1946 में बनी, 1985 में द कंपनी एक्सपेंडेड। इन्होंने धीरे धीरे करके हर चीज़, हर बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड करता है, तो इन्होंने भी एक्सपेंड करना शुरू किया इनटू द एक अननोन रीजन। अगर हम बात करें गुड़गांव में, आज गुड़गांव जिसका नाम हो चुका है गुरुग्राम, वो अननोन नहीं है। अगर आप गुड़गांव या फिर गुड़गांव जो भी आप जिससे भी आप समझते हैं, एक दफ़ा वहाँ गए हैं और वहाँ का अपने कॉर्पोरेट देखें, वहाँ के कॉर्पोरेट पार्क देखें, तो आप समझ पाएंगे कि इतना शानदार बना दिया है गुड़गांव का एज ऑफ नाउ। और वो किसने बनाया, डीएलएफ ने बनाया। एक पल के लिए आपको लगेगा फॉरेन जैसा लगेगा, सिर्फ गुड़गांव की बात करें प्रॉपर्टी बेसिस पे, बाकी चीज़ों से दिल्ली को कंपेयर मत कीजिएगा। तो जब डीएलएफ ने शुरुआत की थी 22 अर्बन कॉलोनीज़, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से मतलब जो 22 अर्बन कॉलोनीज़ है उसको बनाने से इनको शुरुआत की थी। और आज के दिन अगर हम बात करें, डीएलएफ का नाम सभी ने सुना है, लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी हो चुकी है इंडिया में। और अगर हम बात करें जो दिल्ली में या फिर गुड़गांव स्पेशली बात करें, किस तरह से चमका दिया है, किस तरह से बनाया है, आप उसको समझ पाएंगे अगर एक दफ़ा भी आप गए हैं तो। आगे अगर हम बात करें, जो ये जो काम करते हैं सभी एक्सपेक्ट में या फिर ये करें सभी फॉर्म में कंपनी काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड लैंड टू प्लानिंग, वहाँ पर भी कंपनी की प्रेजेंस बनी है। एग्जीक्यूशन के कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग, हर एक जगह इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, इनके इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग, यानी लीजिंग का काम है, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड अगर उसके बाद बात करें जितने भी जो हमारे जस्ट यहाँ पे बात हुई है प्लानिंग से, ये सारे इनके काम होते हैं एज ऑफ नाउ। और इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है हरियाणा में। तो इस तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं। बड़े शॉर्ट वे में हम इसको कवर करें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, तो बाकी चीज़ों को भी कवर करना होता है। अदरवाइज डिटेल में तो हम इनके ऊपर एक एक करके वीडियो लाते ही रहते हैं अपने चैनल पर, चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे हम बात करते हैं लोधा, न्यूली लिस्टेड कंपनी है जिसको आप मैक्रोटेक डेवलपर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन न्यूली लिस्टेड ज़रूर है, न्यूली फॉर्म कंपनी नहीं है। कंपनी जो बनी थी 1995 में बनी थी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये थी कंपनी की शुरुआत। और जो अगर बात करें, ये जो कंपनी प्राइमरीली जब शुरुआत की थी इन्होंने इंगेज थी कहाँ पर, रेजिडेंशियल में। यानी दो चीज़ें होती है रियल एस्टेट में भी, एक रेजिडेंशियल होती है, कमर्शियल होती है। तो यहाँ पर इनकी शुरुआत हुई थी अफोर्डेबल रेजिडेंशियल से, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। फिर 2019 आया, यानी कुछ समय मार्केट में काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद 2019 के बाद कंपनी ने एंटर किया। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक है, इंडस्ट्रियल पार्क, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हुए इंडस्ट्रियल, यानी कुल मिला के कमर्शियल में भी इन्होंने एंट्री शुरू कर थी 2019 के बाद। ये है इनकी पहली कहानी। अब जहाँ ये काम कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले शुरुआत इन्होंने रेजिडेंशियल से किया था, तो वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बहुत बड़ी है। इस चीज़ को डेटा के फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ आप देख पाएंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर इन इंडिया। अगर हम बात करें सेल्स वैल्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर 2020 तक, वहाँ पर इनके रेजिडेंशियल में सबसे ज़्यादा निकल के आए, यानी कि बड़ा नाम इनका निकल के आता है। और सुनिए, मैक्रोटेक डेवलपर की बात करें, इसके अंदर कुछ ब्रांड भी निकल के आता है। सबसे पहला लोधा आप जानते हैं, उसके अलावा भी कुछ और ब्रांड है, वहाँ आप देख सकते हो लोधा
कासा बाय लोधा, उसके बाद क्राउन लोधा, ये कुछ है क्वालिटी होम्स, ये हैं कुछ इनके ब्रांड। अब जो ब्रांड है, सारे ब्रांड अलग अलग टाइप के सर्विसेज देते हैं, मतलब करते इसी सेक्टर में है, लेकिन वहाँ पर भी कैसे अगर बात करें, लोधा की बात करें, कासा लोधा की बात करें या फिर क्राउन लोधा की बात करें, ये करते हैं अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट की। ये यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए तो इस ब्रांड के अंदर आता है। सेकंड जो इनका ब्रांड निकल के आ रहा है लोधा एंड लोधा लग्जरी, जैसे कि नाम बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्रांड होते हैं इनके प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इसके अंदर निकल के आता है। और जो थर्ड इनकी कैटेगरी निकल के आती है आई थिंक, यानी कि दिस प्रोजेक्ट आई थिंक लोधा, ये सब यहाँ पर आते हैं इनकी क्या ब्रांड फॉर ऑफिस स्पेस। तो इस तरह से बटा हुआ है इनके कुछ ब्रांड, अलग अलग टाइप के सर्विसेज देते हैं। इस कंपनी की बात करें, जो लार्ज इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में जो पोर्टफोलियो अभी चल रहे हैं वो अभी चल रहे हैं कहाँ, मेनली अगर हम बात करें मुंबई में या फिर थाने में, नवी मुंबई में, यहाँ पे चले। आप लास्ट में इन चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। थर्ड कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी। आपने इस ब्रांड यानी गोदरेज का नाम तो सुना ही होगा, और भी कुछ इसके ब्रांड या फिर और बात करें कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ऐसे में हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, कंपनी ये भी नई नहीं है, ये कंपनी फॉर्म हुई थी या फिर इसने अपनी शुरुआत की थी 1987 से, तो पुरानी कंपनी है। और वहीं अगर बात करें मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्ग्लोमरेट में इसका नाम निकल के आता है। आगे समझते हैं, अगर ये जो कंपनी जिस फील्ड में काम करती है वो सारे फील्ड हैं, सारे एस्पेक्ट हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट, हर टाइप के प्रोजेक्ट की कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि 123 इनकी लेगेसी रही है एक्चुअली, तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो IPO आया था 2010 में, इस कंपनी का IPO आया था, और IPO के थ्रू इस कंपनी ने $100 मिलियन रेज किए थे। तो कुछ है बेसिक, बड़े ही बेसिक डिटेल हैं तीनों कंपनी के बारे में, अदरवाइज जानने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसके बाद आप लोग भी नहीं देखते हैं, इसलिए हम चलते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। कंपनी के बारे में समझ चुके, आप समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर को, यानी हम शेयर मार्केट के चैनल है, शेयर मार्केट की बातें करते हैं इस चैनल पे। तो इन्वेस्टर को क्या दिया, तो वो आप देख सकते हो रिटर्न के फॉर्म में। रिटर्न कब से हैं, तीनों के हैं, इन तीनों कंपनीज के हैं, और पिछले 1 महीने से लेकर पिछले 3 साल तक सारा डेटा आपके सामने तीनों का। तो DLF की अगर बात करें, पहले ये बता दें कि पिछले 5 महीने मार्केट ने कोई खास रिटर्न दिए नहीं है। और इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी देख रहे होंगे, अभी यूक्रेन और रशिया का क्लैश भी चल रहा है और वहाँ पे वॉर भी चल रहा है, उसके वजह से भी मार्केट क्रैश हुए हैं थोड़ा सा। तो ऐसे में अगर हम बात करें, उसके बाद भी जो रिटर्न आपके सामने है, ये है आपके सामने। 1 महीने में पुअर है, 3 महीने में, 6 महीने में कुछ पॉजिटिव हैं। तो DLF ने कुछ ऐसे रिटर्न दिया। अगर हम सबसे अच्छे रिटर्न की बात करें तो 2 साल में और 3 साल में दिया, अदरवाइज वैसे कोई इंप्रेसिव रिटर्न नहीं है। इससे पहले कोविड का इम्पैक्ट था, जैसे ही ठीक हो रहे थे सेकंड वेव आ गया, फिर ज़रा सा और बढ़ने की कोशिश की इस सेक्टर ने, थर्ड वेव आ गया, बार बार इम्पैक्ट होता रहा, इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, रिसेशन का अभी भी चल ही रहा है वो, और उसके बाद बाकी चीज़ें भी रहीं। तो ये है एक चीज़ है। उसके बाद ये रिटर्न आपको अच्छे लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं, वो हमारा पर्सनल व्यू हो जाता है। दूसरे अगर हम बात करें मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोधा की अगर बात करें, न्यूली लिस्टेड कंपनी में लिस्ट हुए, कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए जो रिटर्न आपके सामने 1 महीने में -12 और 3 महीने में 17, यानी कि DLF से ज़्यादा, साथ ही में गोदरेज प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। 3 महीने की बात करें, DLF ने दिए 13% के, इसने दिए 27% के रिटर्न, और इसने दिए 2, यानी कि रिटर्न के मामले में बाकी इसको इतना टाइम हुआ नहीं है, लोधा ने अच्छे रिटर्न दिए। अगर रैंकिंग कर ली जाए तो पहला पॉइंट मिलता है यहाँ पे रिटर्न के बेसिस पे लोधा को, ये आपने देख लिया। इसके बाद जो ये स्लाइड है, थोड़ी सी आपको इसमें जगह कम थी तो इस तरह से बनाया गया है, लेकिन ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए, देखिएगा, खुद भी चाहे तो पॉज करके देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो डेटा है 18 से लेकर 21, यानी 2018 से लेकर 21 तक का डेटा है, और ये डेटा आपको क्या बता रहा है कि इनकी सेल कैसी रही है, इनके रेवेन्यू कैसे रहे हैं, इनके नेट इनकम कैसे रहा है पिछले 18 से लेकर 21 तक का। तो शुरुआत करते हैं DLF से। DLF की सेल ये है सेल, ये है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट, तीनों के यही चीज़ है। तो ऐसे में देखने की कोशिश करें तो आप देखो DLF के 18 में 6000 प्लस की इनकी सेल हुई थी, उसके बाद इंक्रीज हुई थी, और बाकी 20 और 21 में छोटा छोटा हमको डिप देखने को मिला। यही सेल्स अगर देखने की कोशिश करें लोधा के, यहाँ पे जंप, इसके बाद जंप, और इसके बाद जंप, तो अगर कहीं डिप रहा, जो DLF को फेस करना पड़ा 19 में भी, 20 और 21 में, तो इसका 20 तक भी ठीक थे, कंप्लीटली अप ट्रेंड में बना हुआ था। आपको यहाँ पे देखने को मिला बड़ा डिप, ये था लोधा का। उसके अगर हम
गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ शुरुआत ही कम थी, उसके बाद तो ये है। तो कुल मिला के सेल हुई है। नंबर्स आप इजीली आराम से पढ़ सकते हैं, एक एक नंबर को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा ज़्यादा, तो इसलिए आपको खुद देखना होगा इन चीज़ों को। आगे देखने की कोशिश करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने के, ये है डीएलएफ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेगेटिव में कभी भी नहीं आए, बीच में डिप आई है वो आप देख पाएंगे, 2300, 2100, फिर यहाँ पे 1100 और उसके बाद 1400, कुछ इस तरह से रहे हैं। इसमें क्या हो, लोधा की बात करें 1600, 3000 प्लस, उसके बाद 19 और उसके बाद ये आप देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में किसका आया, वो आया था गोदरेज प्रॉपर्टी का, 18 में भी था और 20 में भी आया। तो यहाँ इन दो कंपनी के पास तो तब भी इन दोनों ने पॉजिटिव में चीज़ें दिखाई हैं, सस्टेन कर गई हैं। अब अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट किसका नेगेटिव में आया, वो भी आप देख सकते हैं इतने सालों में डीएलएफ का आया नेगेटिव में। ये है, आप यहाँ देख सकते हो -583 2020 में। और अगर हम बात करें यही चीज़ लोधा में, लोधा के नंबर्स कम हो गए थे, सिर्फ 40 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया था 2021 में, लेकिन इन्होंने नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं दिखाए कोई भी चीज़, ये आप देख सकते हो। यानी कि सारे रिसेशन, सारा कोविड का फॉल इन्होंने झेल लिया अब तक तो ये एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए। बाकी नंबर तो फ्लैक्चुएट सभी के कर रहे हैं, वो आपके सामने है। इसके बाद अगर हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी के, गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी एक दफ़ा इस 18 से लेकर 21 के बीच में एक बार इनके नेट प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ था। तो अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि लोधा नंबर वाइज भी, रिटर्न वाइज भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। अगर रैंकिंग कर ली जाए तो वापस से इसको पहला रैंक तो मिल ही जाएगा। बाकी आप देखिए, अच्छा हमने रिजल्ट तो देख लिया, लेकिन इनकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, यानी कि इन कंपनीज की जो सेल्स के नंबर आपने बड़े बड़े यहाँ पे करोड़ों में देखे हैं, यहाँ पे ये किस तरह से हो रही है, ऑल नंबर्स इन सीआर। तो यहाँ देखने की कोशिश किस परसेंटेज के हिसाब से कंपनीज बढ़ रही हैं पिछले 1, 5 और 3 साल में। अब आप समझेंगे डीएलएफ की जो ग्रोथ की रफ्तार है पिछले 5 साल में 1% पॉजिटिव, 3 साल में 8% और 1 साल में जो 64 पॉजिटिव में, ये है इनकी सेल्स ग्रोथ, जिससे आप अच्छा कहेंगे बहुत शानदार रिकवरी हो रही है। अगर हम इसी चीज़ को लोधा की बात करें, 5 साल से -9% के हिसाब से चल रही, 3 साल में -17 और 1 साल में तो बड़ा ही डिप आपको देखने को मिलना ही। तो ये है कुछ इनके हाल समाचार अभी के। और वहीं अगर हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी के, -9 और एक पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। अगर कोई यहाँ पे रिकवर हुआ है तो डीएलएफ आपको रिकवर करते हुए नज़र आया है। तो कुल मिला के जिस तरह से इम्पैक्ट रहा है कोविड का, वो क्लियरली इन पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे कंपनीज रिकवर कर गए हैं और कुछ उससे भी ऊपर चले गए, लेकिन ये सेक्टर अभी भी वैसे रिकवर नहीं किया है, बड़े ही अपने लोज के आसपास चल रहा है। अगर हम बात करें सेल्स के बाद प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है, वो भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्लियरली आपके सामने है। 5 साल में जो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज रही है -6, 3 साल में पॉजिटिव में है और 1 साल में ये है -52, जिससे आप क्या कहेंगे, अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें -177 लोधा की रही, उसके बाद 171, 141, तो कुल मिला के इनके प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी आपको कम नज़र आ रही है। ये है क्लियरिंग। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने इनके नंबर्स देखे तो रिटर्न देखे तो अच्छा लग रहा है, आगे जब बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी का, तो ये है कुछ इनके हाल, ये भी सब -213 से आते थे -11 में आ चुके हैं। तो वहाँ से देखा तो रिकवरी तो आई है, लेकिन अभी भी तीनों कंपनीज की हालत ख़राब है, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। सभी चीज़ें नेगेटिव में ट्रेवल कर रहे हैं। कब ये ब्रेक इवन आएंगी और उसके बाद आप मूव आएगा, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जो अभी है डेटा वो क्या बता रहा है वो आपके सामने है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बाद हम बोलते हैं मार्केट में कि आरओई आरओसी भी बहुत अच्छा होना चाहिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 5 साल में अगर हम बात करें डीएलएफ की 4%, इससे अच्छा तो हम कभी नहीं कहेंगे, ना ही को आप कहेंगे, ना ही कोई एनालिस्ट कहेगा। और 5 और 4 इसके तो पॉजिटिव में तब भी हैं, बाकी 12, 13 समवेयर गुड तो ओके की कैटेगरी में थे, लेकिन इस साल में -5। और बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी की तो इसका मैक्सिमम 7 रहा है और अभी चल रहा है माइनस। तो कुल मिला के आरओई तो सभी के ख़राब चल रहे हैं। तो इससे पहले किसी के अच्छे थे तो वो था लोधा की, वो आप देख पा रहे हैं। आगे बात करें आरओसी भी देख लेते हैं। 8 मैक्सिमम है डीएलएफ का और उसके बाद 6 पॉजिटिव में चल रहा है। चलिए ये भी ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में आ गए इसलिए ठीक है। अगर हम आगे बात करें लोधा के, 8 इसका भी था, अभी चल रहा है 3 पॉजिटिव में। और वहीं बात करें 8 क्या 3, तो कुल मिला के सभी की हालत एक जैसी ही दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यही बोला गया, आपने भी यही सीखा होगा कि एटलीस्ट फंडामेंटली बड़ी ही साउंड हो, सारी चीज़ें क्लियर हो। जो आपने सीखा होगा, जो आप पैरामीटर आपने बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे होंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि करेक्शन इस सेक्टर में आज से नहीं चल रहा है,
कोरोना तो 20 में आया था, उससे पहले से इस सेक्टर में चल रहा था। स्पेशली हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इन कंपनी के ऊपर डेट कितना है ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डेट है वो है, आप यहाँ देख सकते हो, लोधा के ऊपर। अब ऐसा क्या है, लोधा के ऊपर 4% के आस 4 यानी जिसे हम बोलते हैं ना डेट टू इक्विटी रेशियो में 0.50 से ऊपर है। तो एक बार सोचना पड़ता है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1 हो गया तो थोड़ा अवॉइड की कैटेगरी में, लेकिन यहाँ देखिए आप 4 पहुँच चुका है। इसी चीज़ को अगर हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी का 0.52 है, इसका सबसे कम है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, इन जैसी कंपनी के पास आपकी सेल तो अच्छी हो रही है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी आपके पास बच रहा है, लेकिन जितना आपके बचा, सामने वाला एक बैठा हुआ है जिससे आपने डेट लिया, वो आपसे मांगने के लिए बैठा हुआ है। तो जैसे ही आप पॉजिटिव में रहे, आपने दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा। जबकि इनसे और इनसे आपकी सेल ज़्यादा हुई थी। तो इसीलिए डेट इस तरह से काम करता है, कंपनी को अंदर से धीरे धीरे करके वीक बनाता है। अब वो कंपनी जब डेट लेती है तो कुछ ना कुछ मोटिव रहता है कि हम इस चीज़ के लिए ले रहे हैं और तब तक ये चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी या फिर हम इसको डेट को पे ऑफ कर देंगे। तो ये कैसे होता है, कितने टाइम में करती है, वो तो देखने वाली बात हो जाती है। बट एज ऑफ नाउ ये आपको दिखाई पड़ रहा सबसे ज़्यादा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है लोधा का। आगे बात करें डेट है कितना, ये भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे लोधा लाल हुआ पर है पूरा, और ऑल नंबर्स इन CR। तो आप देख पाएंगे लोधा के पास डेट कितना है, 14,815 यानी 14,815 करोड़ के आसपास का डेट है। कैश कितना है उसके कंपैरिजन, 213, बहुत कम करोड़, ये बहुत कम है। तो क्लियरली आपके सामने है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कैश कितना है, किसके पास है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टी के पास। कितना है, 6,636 करोड़ के आसपास, लेकिन डेट भी है 4,500 करोड़ के आसपास का। इसके बाद अगर हम बात करें DLF के बाद 5,000 करोड़ प्लस और कैश 681। तो कुल मिला के तीनों कंपनी के पास डेट है, क्लियरली आपने देख लिया है। इसीलिए हमको क्या, जब लोधा के बाकी चीज़ें हमने देखे अच्छे दिख रहे थे, नंबर्स देखे, लेकिन जब इनकी ग्रोथ देखी और बाकी चीज़ें देखी तो उस तरह से निकल के नहीं आए थे। ये होता है डेट किस तरह से काम करता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेके जाता अपने साथ। अब ये चीज़ें देख के आप में से कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे इस सेक्टर में, कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज़ करना चाह रहे हैं कि जिस लेवल के आसपास अभी रियल एस्टेट है, अगर यहाँ ले लिया जाए और अगले 4-5 साल में, तो डेफिनेटली यहाँ से मल्टीफोल्ड के रिटर्न मिल सकता है। और जिन्होंने कोरोना के टाइम के बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, आई थिंक वहाँ से भी अभी काफ़ी ऊपर होंगे। तो यहाँ पे इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस इस सेक्टर ने पूरे झेल लिए। हम सेक्टर की बात करें, पूरे झेल लिए। अब यहाँ से रिकवरी की चीज़ है। आप भी अगर मार्केट में रहते होंगे, रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पढ़ते होंगे, आर्टिकल देखते होंगे, तो आपको रियल एस्टेट के बारे में अब आफ्टर पिछले 1 साल में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होते हुए ऐसे न्यूज़ आ रहे होंगे, खबरें आ रही होंगी। तो यहाँ से इसलिए स्कोप काफ़ी है। एज ऑफ नाउ जो बिगड़ना था, बहुत ज़्यादा चीज़ बिगड़ चुकी है। अब ज़्यादा बिगड़ने को कम है, इन कंपनी के लिए सुधरने के लिए ज़्यादा है। क्या सुधरेंगी उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो डेटा आपके सामने क्लियरली है। अच्छा, इसके बाद आप बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, यानी कि कंपनीज के प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। उसकी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले DLF से। DLF की बात करें तो 75% प्रमोटर के पास है, जो एक स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। लोधा की बात करें 82 है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि रिसेंट में लिस्टेड कंपनी है, 82 है। तो ये अभी तो है, बाकी आने वाले टाइम में प्रमोटर कम करते हैं, बढ़ाते हैं, वो तो हमें डेटा ही बताएगा, टाइम ही बताएगा। और अगर हम बात करें गोदरेज प्रॉफिट 58 है, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा ये, तो वैसे देखा जाए तो 50+ है, तीनों का स्ट्रॉन्ग है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। आगे अगर हम बात करें FIS किस में बुलिश है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे 17 सबसे ज़्यादा यहाँ है, उसके बाद 15, यहाँ पे अच्छी होल्डिंग है, और यहाँ पे 30। और अगर इसकी अपडेट दे दूँ तो पिछले क्वार्टर से इन्होंने इसमें बढ़ाए हुए हैं अपनी होल्डिंग को, 30 हो चुकी है। तो ये है 3। FIS तीनों में बुलिश है, तीनों में अच्छी होल्डिंग है, और सबसे ज़्यादा तो ये आपको यहीं दिख रहा है। एक चीज़ ये रही। अगर हम इसके बाद DIS की बात करें, 3%, 3%, DIS 1%, और यहाँ पे बात करें 4% के आसपास। तो DIS भी FIS DIS सबसे ज़्यादा बुलिश कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी में। ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो बचते हैं पब्लिक 2%, 5%, 8% के आसपास। पब्लिक का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बना हुआ है रियल एस्टेट के इन सेक्टर के ऊपर। हमने जस्ट देखा कि FIS DIS के इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में बनी हुई है। अब देखने की कोशिश करें म्यूचुअल फंड कौन से हैं वो, तो 4 आपके सामने हैं, या फिर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले DLF की बात करें, L&T बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.40, और इससे भी ज़्यादा जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया टाटा इंफ्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.60। उसके बाद HSBC लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और IDBI इंडिया। ये है वो टॉप 4 के म्यूचुअल फंड जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है एज ऑफ नाउ।
उसके बाद लोधा की बात करें, एक ही कंपनी है, एक ही म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.72, 1% भी नहीं है उनका इन्वेस्टमेंट अभी। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, SBI का मैग्नम, L&T इंफ्रा, L&T फोकस और SBI ब्लू चिप, ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो डेटा आपके सामने है क्लियरली कहाँ पे कौन ज़्यादा बुलिश दिखने को मिल रहा है। तो अभी तक कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, आई थिंक, आई होप। आप बात करते हैं इनके वैल्यूएशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DLF में। DLF की जो मार्केट कैप है वो है 86,000 प्लस की, और सबसे ज़्यादा है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी ये हो गई क्लियरली। आगे बात करें डिविडेंड यील्ड कौन सबसे ज़्यादा देता है, वो भी DLF ही देता है, 0.57 देता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ तो देता है। यहाँ 0 है, यहाँ तो सन्नाटा पस रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें EPS, हम ये भी बोलते हैं मार्केट में कि अच्छी कंपनी का EPS होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए 20 या फिर 20 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर तो 6, 3 ये है, और अगर 20 किसी का है वो है लोधा। तो यहाँ पर भी नंबर आपको शानदार देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी चली 38 पॉइंट, 30.5, आप इसको 38 पढ़िए 39 पढ़िए, जो भी आप समझना है। और स्टॉक की पी चला 55, इससे ऊपर है। यस, यहाँ बात करें ये भी 55 के आसपास, दोनों एक ही रेंज के आसपास हैं। और गोदरेज की अगर हम बात करें, इसका डेटा हमें जब रिसर्च कर ठीक से मिला नहीं, लेकिन जो मिला है वो काफ़ी ऊपर मिला है। तो ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो EPS के हिसाब से लोधा अगेन वापस अच्छा काम करते हुए नज़र आ रही है। स्टॉक पी के हिसाब से भी दोनों अपने DLF एंड लोधा ठीक है। और अगर हम बात करें डिलीवरेबल, यानी आखिरी ट्रेडिंग डे में सबसे ज़्यादा डिलीवरी कहाँ उठाई गई है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर लोधा में, और बाकी में भी आप 22-25% के आसपास। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, एक फैक्टर नहीं होता डेट का, तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा हमें जो ठीक लगती है इनमें से वो लगती है लोधा। लेकिन डेट इतना ज़्यादा है तो एक बार सोचने पे मजबूर करता है। अब आपको ये देखना है, आपको इन सारी चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए रियल एस्टेट में एज ऑफ नाउ, और करना चाहिए तो इनमें से कौन सी कंपनी हो सकता है, या फिर आपको आपके पास इन तीनों में से कोई और कंपनी आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, सो दैट हम उनके ऊपर भी रिसर्च करके ला सके आपके लिए नेक्स्ट टाइम। तो इस वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। बाकी अच्छे से चीज़ों को समझिए, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए। चलिए, इस वीडियो में इतने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स के डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। डीमैट अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करा लीजिए, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। एंड लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।